7.1 परिचय। यह खंड विकास के बारे में मार्क्स के मुख्य विचार के बारे में बात करता है। मार्क्स बताते हैं कि समाज विभिन्न चरणों के माध्यम से कैसे प्रगति करता है: आदिवासी, एशियाई, प्राचीन, सामंती और पूंजीवादी। वह संघर्ष को विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है जो अस्तित्व की भौतिक स्थितियों में निहित है। मार्क्स का मानना है कि सामाजिक वर्ग इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले हमने बाजार शक्तियों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिकीकरण और विकास के उदार दृष्टिकोण पर चर्चा की। अब हम विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण का पता लगाएंगे। यदि आपने MZO 001 समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया है, तो आप मार्क्स की वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की अवधारणाओं से परिचित हैं। यहाँ हम विकास के संदर्भ में इन विचारों पर फिर से विचार करेंगे। हम विकास, पूंजीवाद और उनके प्रस्तावित कार्यों पर मार्क्स के विचारों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। हम पूंजीवादी उत्पादन में श्रमिक वर्ग की सामाजिक स्थितियों की जांच करेंगे और विश्व प्रणाली विश्लेषण और आलोचनात्मक सिद्धांत जैसे विकास के लिए नवमार्क्सवादी दृष्टिकोण का पता लगाएंगे। यह खंड आलोचनात्मक सिद्धांत पर चर्चा के साथ समाप्त होता है। 7.2 विकास का मार्क्सवादी विचार। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकास पर अत्यधिक प्रभावशाली समाजवादी विचारक थे। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पतन के बाद आलोचना के बावजूद मार्क्स के विचार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी ने एक समय समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र के पुनर्गठन के लिए उनके विचारों का अनुसरण किया था। विकास सिद्धांत में उनका योगदान अद्वितीय है। मार्क्स के आजीवन सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने 14 मार्च 1883 को मार्क्स की मृत्यु के बाद उनकी मृत्युलेख में लिखा, जैसे डार्विन ने प्रकृति के विकास के नियम को उजागर किया, मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम को उजागर किया। मौलिक सत्य कि लोगों को राजनीति, विज्ञान, कला या धर्म में संलग्न होने से पहले भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। आर्थिक विकास आकार देता है एक समाज की संस्थाएं, कानून, कला और धार्मिक मान्यताएं, जैसा कि पहले सोचा गया था, उसके विपरीत नहीं बल्कि उनके विकास की व्याख्या करते हैं। कार्ल मार्क्स की इस बात में गहरी रुचि थी कि समय के साथ समाज कैसे बदलता है, विशेषकर भौतिक स्थितियों में बदलाव और पूंजीवाद के विकास के माध्यम से। उनका मानना था कि वर्ग संबंधों और उत्पादन के तरीकों में परिवर्तनों को समझने के लिए इन परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण था। आइए मार्क्स के कुछ प्रमुख विचारों पर गौर करें। उत्पादन संबंध और विकास। भौतिक स्थितियों और उनके भीतर अंतर्निहित विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्क्स का एक बड़ा दृष्टिकोण था कि समाज कैसे विकसित होता है। हालांकि उन्होंने गैर भौतिक कारकों की भूमिका को स्वीकार किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भौतिक ताकतें और उनके संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के प्राथमिक चालक थे। विकास के बारे में मार्क्स की समझ पूंजीवादी समाजों के उनके विश्लेषण में सबसे अच्छी तरह देखी जाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द कैपिटल जैसे अपने व्यापक लेखन के माध्यम से मार्क्स ने पूंजीवाद की संरचना और कार्यप्रणाली की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने तर्क दिया कि कानूनी प्रणालियों, राजनीति और सरकार के रूपों को बौद्धिक विकास के उत्पाद के रूप में नहीं, बल्कि भौतिक परिस्थितियों के उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिए। मार्क्स ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से उत्पादक प्राणी के रूप में देखा, जो समाज के विकास के साथ साथ विभिन्न उत्पादन संबंधों से बंधा हुआ था। उनके शब्दों में, अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं।
उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप होते हैं। उत्पादन के इन संबंधों का कुल योग बनता है समाज की आर्थिक संरचना, वास्तविक आधार, जिस पर एक कानूनी और राजनीतिक अधिरचना खड़ी होती है और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन के उत्पादन का तरीका सामान्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब आर्थिक आधार बदलता है तो कानून, राजनीति, धर्म, कला और दर्शन जैसी अन्य चीजें भी बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के विचार चीजों के निर्माण और समाज में उनके स्वामित्व के बीच के द्वंद्व से प्रभावित होते हैं। उनका मानना था कि लोगों का जीवन उनके विचारों की तुलना में उनकी भौतिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है। मार्क्स के अनुसार, जब चीजों के उत्पादन और स्वामित्व में संघर्ष होता है तो समाज बदलता है और विकसित होता है। मार्क्स ने यह भी कहा कि जब चीजों को बनाने के तरीके और उनके स्वामित्व के तरीके में टकराव होता है तो यह एक क्रांति की ओर ले जाता है। उन्होंने इतिहास के विभिन्न चरणों जैसे एशियाई, प्राचीन, सामंती और पूंजीवादी को समाज को आर्थिक रूप से व्यवस्थित करने के चरणों के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि पूंजीवाद उत्पादन को व्यवस्थित करने के अपने विशेष तरीके के साथ चीजों को करने का एक नया तरीका उभरने से पहले आखिरी कदम था। उनका मानना था कि पूरे इतिहास में समाज में विभिन्न वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा है। मार्क्स ने इन वर्ग संघर्षों को सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रेरक के रूप में देखा। उनका मानना था कि इतिहास मूलतः इन संघर्षों की कहानी है, स्वामी और दास, अमीर और गरीब, शासक और श्रमिक के बीच। ये संघर्ष कभी कभी समाज में बड़े बदलावों का कारण बनते हैं, जैसे क्रांतियां, या कभी कभी इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हालात बदतर हो जाते हैं। मार्क्स का मानना है कि कक्षाएं वास्तविक जीवन की स्थितियों से आती हैं। वे ऐसे लोगों के समूह हैं जो अन्य समूहों की तुलना में समान आर्थिक स्थिति साझा करते हैं। उनके आर्थिक हित एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे संघर्ष होता है। यह संघर्ष वर्ग चेतना के माध्यम से क्रिया में बदल जाता है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियां स्वयं में वर्ग का निर्माण करती हैं, जो तब स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है जब लोग अपने वर्ग के बारे में जागरूक हो जाते हैं। अतीत में वर्ग संबंध जटिल थे, लेकिन आधुनिक पूंजीवाद में चीजें सरल हैं। हालांकि नए वर्ग उभरे हैं, जिससे अमीर, पूंजीपति और गरीब, सर्वहारा के बीच नए संघर्ष शुरू हो गए हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक गरीब होते हैं और जनसंख्या और धन की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अमीरों को अमीर बने रहने के लिए विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। प्रतिस्पर्धा से प्रेरित उद्योग श्रमिकों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है। यह एकता अमीरों के लिए खतरा है क्योंकि यह उनकी शक्ति को कमजोर करती है। आधुनिक उद्योग ने व्यापार और संचार को बढ़ावा देकर एक वैश्विक बाजार बनाया है। यह बदले में उद्योग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। धनी वर्ग हमेशा चीजें बेचने के लिए नए स्थान ढूंढकर, नई तकनीक का उपयोग करके, श्रमिकों से अतिरिक्त मूल्य लेकर और श्रमिकों का गलत तरीके से उपयोग करके जितना संभव हो उतना पैसा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, अमीर लोगों के सिस्टम में नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन नई समस्याओं के बावजूद अमीर लोग परिवर्तन करने और कार्रवाई करने में बहुत रुचि रखते थे। मार्क्स ने कहा, अमीर लोग हमेशा बदलाव लाने में रुचि रखते हैं। उन्हें हमेशा बदलना पड़ता है कि वे कैसे चीजें बनाते हैं और कैसे चीजें चलाते हैं, और इससे समाज में बहुत बदलाव आता है। अमीर लोगों ने दुनिया भर में सामान बेचकर चीजों के उत्पादन और खरीद को विश्वव्यापी बना दिया है। इससे पुराने उद्योग लुप्त हो गए और पुराने राष्ट्रीय उद्योगों का महत्व समाप्त हो गया। पूंजीवाद में
उद्योग अब केवल स्थानीय सामग्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, वे दूर से सामान प्राप्त करते हैं और उनके उत्पादों का उपयोग हर जगह किया जाता है। केवल स्थानीय स्तर पर बनी चीजें चाहने के बजाय लोग अब दुनिया भर की चीजें चाहते हैं। एक ही स्थान पर रहने और केवल स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार करने के बजाय अब हम सभी के साथ जुड़ते हैं और राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह विचारों पर भी लागू होता है। विभिन्न देशों के विचार अब सभी द्वारा साझा किए जाते हैं। केवल एक देश के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना असंभव होता जा रहा है और एक वैश्विक संस्कृति बन रही है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों ने प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया है, जैसे उद्योग और खेती में रसायनों का उपयोग करना और स्टीम बोट, ट्रेन और टेलीग्राफ जैसी चीजों का उपयोग करना। इस सब ने दुनिया भर में चीजें बेचना आसान बना दिया है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली भी बनाई है और इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप समाज और राजनीति बदल गई है। हालांकि मार्क्स के अनुसार इस आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के भी अपने विनाश के बीज हैं। जैसे जैसे अमीर वर्ग बढ़ता है, वैसे वैसे श्रमिक वर्ग भी बढ़ता है, वे लोग जिन्हें मजदूरी के लिए काम करना पड़ता है। मार्क्स ने कहा, इन श्रमिकों को जिन्हें खुद को थोड़ा थोड़ा करके बेचना पड़ता है, उनके साथ किसी अन्य चीज की तरह व्यवहार किया जाता है जिसे आप खरीद और बेच सकते हैं, इसलिए उन्हें नौकरी बाजार के सभी उतार चढ़ाव से निपटना पड़ता है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद में मुख्य लक्ष्य उत्पादन प्रक्रिया को वस्तुओं में बदलकर जितना संभव हो उतना लाभ कमाना है। चूंकि पूंजीवाद उत्पादन उपकरणों के निजी स्वामित्व पर निर्भर करता है, निजी उत्पादक सबसे अधिक लाभ कमाते हैं। यह लाभ वस्तुओं के लिए धन के व्यापार के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जिससे अंततः शुरू में निवेश की तुलना में अधिक धन प्राप्त होता है। मार्क्स मूल्य, मजदूरी और अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से लाभ के स्रोतों की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम से जुड़ा होता है। श्रमिकों को उनके श्रम के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन यह आम तौर पर उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कम होती है, जिससे अधिशेष मूल्य उनके श्रम से अतिरिक्त मूल्य बनता है। श्रमिकों को केवल जीवित रहने के लिए ही मजदूरी मिलती है और मार्क्स का मानना था कि श्रम सहित किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। जैसे जैसे काम अधिक अप्रिय होता जाता है, वेतन कम होता जाता है। जैसे जैसे मशीनरी और श्रम विभाजन बढ़ता है, श्रम का बोझ लंबे घंटों और अधिक काम के साथ बढ़ता है। सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होती। उनका पारिवारिक जीवन पूंजीपति वर्ग से भिन्न है और पूंजीवाद राष्ट्रीय पहचान को मिटा देता है। कानून, नैतिकता और धर्म को पूंजीपति अपने हितों की पूर्ति करने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जागरूक होते जाते हैं, श्रमिक वर्ग मजबूत होता जाता है। न केवल फैक्ट्री श्रमिक, बल्कि छोटे व्यवसाय के मालिक, कारीगर और किसान भी धनी वर्ग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं। मार्क्स का मानना था कि कुछ लोगों के नेतृत्व वाले पिछले आंदोलनों के विपरीत यह बहुमत द्वारा और बहुमत के लिए संचालित था। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वर्गों के बीच संघर्ष खुली क्रांति में बदल जाएगा, जिसमें मजदूर वर्ग अमीरों को उखाड़ फेंककर नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। मार्क्स ने मजदूर वर्ग की क्रांति के बाद की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की। लक्ष्य था श्रमिक वर्ग को शासक वर्ग बनाना, उत्पादन का नियंत्रण सरकार के अधीन केंद्रीकृत करना, उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करना और सामान बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदलना। उनकी योजना में शामिल थे निजी भूमि स्वामित्व को समाप्त करना और सार्वजनिक लाभ के लिए भूमि लगान का उपयोग करना, अत्यधिक प्रगतिशील आयकर लागू करना, विरासत के अधिकार से छुटकारा। नए आदेश का विरोध करने वालों की संपत्ति जब्त की जा रही है।
समस्त बैंकिंग को सरकारी नियंत्रण में लाना। परिवहन और संचार पर सरकारी नियंत्रण। सरकारी स्वामित्व वाले कारखानों और भूमि उपयोग योजना का विस्तार करना। सभी को काम करना होगा, कृषि पर विशेष जोर देना होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की रेखा को धुंधला करना। सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और बाल श्रम के तरीके को बदलना। चिंतन और कार्रवाई 7.1। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं। पूंजीवाद एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में पूरे इतिहास में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यापक विश्लेषण और आलोचना का विषय रहा है। इनमें से प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की प्रकृति और गतिशीलता पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सहित अपने मौलिक कार्यों में मार्क्स ने पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया, इसकी मूलभूत विशेषताओं और अंतर्निहित तंत्र को स्पष्ट किया। यह निबंध पूंजीवाद पर मार्क्स के दृष्टिकोण का पता लगाने और व्याख्या करने का प्रयास करता है। मार्क्सवादी ढांचे द्वारा स्पष्ट की गई इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना के मूल में वर्ग संघर्ष की अवधारणा निहित है, जिसमें समाज परस्पर विरोधी हितों वाले अलग अलग वर्गों में विभाजित है। पूंजीपति वर्ग या पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा या श्रमिक वर्ग। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को समझने का केंद्र इन दो वर्गों के बीच गतिशील संबंध है, जो उत्पादन के तरीके और उसके भीतर निहित शोषण से आकार लेता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित पूंजीवाद की परिभाषित विशेषताओं में से एक उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है। पूंजीवादी समाजों में उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, मशीनरी और भूमि मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। यह स्वामित्व पूंजीपति वर्ग को उत्पादन प्रक्रिया पर अपार शक्ति और नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे वे सर्वहारा वर्ग की कीमत पर धन और पूंजी जमा करने में सक्षम होते हैं। मार्क्स ने इस स्वामित्व संरचना को श्रम के शोषण का आधार बताया, जिसमें पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग के श्रम से उत्पन्न अधिशेष मूल्य को हड़प लेता है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व से जुड़ा श्रम शक्ति का वस्तुकरण है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू। पूंजीवादी समाजों में श्रम को एक वस्तु के रूप में माना जाता है, जिसे किसी भी अन्य वस्तु की तरह बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। यह वस्तुकरण श्रम को मानव श्रम के आंतरिक मूल्य से अलग करके उत्पादन के एक कारक मात्र तक सीमित कर देता है। आर्थिक आवश्यकता से मजबूर सर्वहारा वर्ग को मजदूरी के बदले में अपनी श्रम शक्ति पूंजीपति वर्ग को बेचनी होगी, जो मार्क्स ने तर्क दिया स्वाभाविक रूप से शोषणकारी है, क्योंकि यह श्रमिक को उनके द्वारा उत्पादित मूल्य के लिए पूरी तरह से मुआवजा नहीं देता है। इसके अलावा मार्क्स ने पूंजीवाद की केंद्रीय विशेषता के रूप में लाभ अधिकतमकरण के लिए अथक प्रयास की पहचान की। पूंजी संचय करने की अनिवार्यता से प्रेरित होकर पूंजीपति लाभ की निरंतर खोज में लगे रहते हैं, अक्सर श्रमिकों और व्यापक समाज की भलाई की कीमत पर। लाभ की इस निरंतर खोज से शोषण तीव्र हो जाता है, क्योंकि पूंजीपति कार्य दिवस को लंबा करने, काम की गति को तेज करने और मजदूरी को दबाने जैसे तंत्रों के माध्यम से श्रम से अधिशेष मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की एक और प्रमुख विशेषता अलगाव की घटना है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने श्रम के उत्पादों, श्रम प्रक्रिया, अपने साथी श्रमिकों और अपनी मानवता से अलग हो जाते हैं। पूंजीवादी उत्पादन में श्रमिकों को केवल मशीनरी के उपांगों तक सीमित कर दिया जाता है, जो रचनात्मकता और स्वायत्तता से रहित दोहराए जाने वाले और नीरस कार्य करते हैं। यह अलगाव श्रम के विखंडन और विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप होता है, जो श्रमिकों को उनके काम में पूर्णता और उद्देश्य की भावना से दूर कर देता है। इसके अलावा
मार्क्स ने व्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता के रूप में पूंजीवाद की स्वाभाविक रूप से अस्थिर और संकटग्रस्त प्रकृति पर प्रकाश डाला। अपने आंतरिक विरोधाभासों और अतिउत्पादन तथा अल्पोपभोग की अंतर्निहित प्रवृत्ति के कारण पूंजीवाद की विशेषता समय समय पर अतिसंचय और ठहराव के संकट हैं। ये संकट आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सामाजिक उथल-पुथल के रूप में प्रकट होते हैं, जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्निहित विरोधाभासों और कमजोरियों को उजागर करते हैं। इन प्रमुख विशेषताओं के अलावा मार्क्स ने पूंजीवाद के वैश्विक और साम्राज्यवादी चरित्र पर भी जोर दिया, जिसमें पूंजीवादी राष्ट्र अपने बाजारों का विस्तार करना, सस्ते श्रम और संसाधनों तक पहुंच बनाना और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के माध्यम से कम विकसित क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यह विस्तारवादी अभियान पूंजी संचय की अनिवार्यता और वैश्विक स्तर पर लाभ की खोज में निहित है, जो वैश्विक स्तर पर शोषण और असमानता को कायम रखता है। अंत में कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद का विश्लेषण प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसकी अंतर्निहित गतिशीलता और विरोधाभासों को स्पष्ट करता है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व से लेकर श्रम शक्ति के वस्तुकरण तक, अधिकतम लाभ के लिए अथक प्रयास से लेकर श्रमिकों के व्यापक अलगाव तक, मार्क्स की आलोचना पूंजीवाद और समाज पर इसके प्रभाव को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इन विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच करके हम पूंजीवाद में निहित अंतर्निहित अन्याय और असमानताओं को समझ सकते हैं और उत्पादन के वैकल्पिक तरीकों की ओर प्रयास कर सकते हैं, जो मानव कल्याण और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं। मार्क्स और ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इतिहास को गंभीरता से देखने से हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह हमें दिखाता है कि समय के साथ समाज कैसे बदल गया है और विभिन्न संस्कृतियां और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे अस्तित्व में हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि इतिहास प्रगति दर्शाता है, बेहतर समाज की ओर बढ़ता है। मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों सिद्धांत अक्सर इस विचार का समर्थन करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक विश्लेषण को इस विश्वास पर टिके रहने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वीकार कर सकता है कि मानवीय अनुभव अलग अलग होते हैं, समाज के सभी पहलुओं में प्रगति स्थिर नहीं होती है और कभी-कभी समाज आगे बढ़ने के बजाय पीछे भी चला जाता है। इतिहास को बिना यह सोचे समझे देखना महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा समाज के बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ता है। ऐतिहासिक परिवर्तनों की हमेशा कोई स्पष्ट दिशा या उद्देश्य नहीं होता है। वे कई अलग अलग प्रभावों के कारण होते हैं, कुछ जानबूझकर और कुछ नहीं, साथ ही संयोगों और आकस्मिक घटनाओं के कारण भी। जबकि कुछ सामाजिक ताकतें जैसे बाजार और शक्तिशाली समूह विशिष्ट परिवर्तनों पर जोर देते हैं, लोग स्वयं भी इन ताकतों को प्रभावित कर सकते हैं। आज कुछ लोग सोचते हैं कि वैश्वीकरण, मानकीकरण और राष्ट्र राज्यों का कमजोर होना अपरिहार्य प्रवृत्तियां हैं। हालांकि ये ताकतें वास्तव में शक्तिशाली हैं, हमें पारंपरिक संस्कृतियों, परिवर्तन के प्रतिरोध, स्थानीय कनेक्शन और संचार और चर्चा के महत्व जैसे अन्य कारकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 19वीं सदी में कई लेखकों का मानना था कि इतिहास अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए, कॉम्टे ने समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चरणों के बारे में बात की। प्रबुद्ध विचारकों ने यह भी सोचा कि मानवता विभिन्न चरणों में आगे बढ़ी, जिनमें से प्रत्येक चरण पिछले चरण से अधिक उन्नत था। उन्होंने अपने समय को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखा क्योंकि उनका मानना था कि लोग दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। प्रगति का यह विचार 1800 के दशक में पारंपरिक समाजों के लिए आदिम और पिछड़ा और यूरोपीय समाजों के लिए सभ्यता और आधुनिक जैसे शब्दों में परिलक्षित होता है। मार्क्स, एंगेल्स और उनके विचारों का अनुसरण करने वाले बाद के लेखकों का दृष्टिकोण समान है।
वे ऐतिहासिक विश्लेषण को अपने काम के एक बड़े हिस्से के रूप में देखते हैं। मार्क्स का मानना था कि चीजों के उत्पादन के अलग-अलग तरीके इतिहास के अलग-अलग समय से जुड़े हुए हैं। हर एक की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। उदाहरण के लिए, बाजार और शहर सामंती काल के दौरान दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने चीजों के उत्पादन के तरीके में बदलाव पर भी जोर दिया। आखिरकार 1800 के दशक में पूंजीवाद ने सामंतवाद का स्थान ले लिया। मार्क्स ने सोचा कि चीजों के उत्पादन के प्रत्येक तरीके का अपना इतिहास है और समय के साथ बदल जाएगा। अतः मार्क्स के विचार अधिकतर इतिहास के बारे में हैं। वे सैद्धांतिक भी हैं, अर्थात वे विचारों पर आधारित हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मार्क्स के विचारों की आलोचना की है। एक आलोचना यह है कि मार्क्स ने कहा था कि एक बार मजदूर वर्ग का नियंत्रण हो जाने पर सरकार खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत में सरकारें अक्सर मजबूत और कभी-कभी दमनकारी हो गई हैं। इसके अलावा मार्क्स ने सोचा था कि केंद्रीय योजना एक मजबूत सरकार के बिना भी काम कर सकती है, लेकिन वास्तव में इसे एक की जरूरत है। इसलिए लुप्त होती सरकार का मार्क्स का विचार वास्तविक इतिहास और चीजें कैसे काम करती हैं से टकराती है। दूसरी आलोचना मार्क्स के वर्गहीन समाज के विचार के बारे में है। मार्क्स ने सोचा कि एक बार मजदूर वर्ग के सत्ता में आ जाने के बाद समाज में कोई सामाजिक वर्ग नहीं रहेगा। लेकिन व्यवहार में राजनीतिक अभिजात वर्ग अक्सर सत्ता संभाल लेते हैं, जिससे नए वर्ग बन जाते हैं, जिनमें कुछ के पास शक्ति होती है और अधिकांश के पास नहीं। मार्क्स ने इस बारे में बात की कि वर्ग कैसे बनते और बदलते हैं और अर्थव्यवस्था कैसे इतिहास को आकार देती है। उन्होंने कहा कि धन और काम पर आधारित वर्ग क्रांति के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मार्क्स ने ज्यादातर वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रीयता, नस्ल और लिंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण समूहों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि ये समूह समाज और इतिहास को कैसे प्रभावित करते हैं। मार्क्स ने इस बारे में भी ज्यादा नहीं सोचा कि समय के साथ प्रौद्योगिकी और मालिकों और श्रमिकों के बीच संबंध कैसे बदलते हैं। अन्य सिद्धांत जैसे आधुनिकीकरण सिद्धांत और आलोचनात्मक सिद्धांत इन विचारों को कवर करते हैं। पूंजीवाद धार्मिक मान्यताओं को भी बदल सकता है, जैसा कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता के बारे में बात की थी। परावर्तन और एक्टन 7.2 विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण की आलोचना लिखिए। शीर्षक: विकास पर मार्क्स के परिप्रेक्ष्य की आलोचना। परिचय: प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद, शोषण और वर्ग संघर्ष पर अपने सिद्धांतों के साथ सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण विश्लेषण की नींव रखी। विकास पर मार्क्स का दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवाद और पूंजीवादी समाजों में निहित विरोधाभासों के उनके विश्लेषण में गहराई से निहित है। इस आलोचना में मैं विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करूंगा, इसकी ताकत और सीमाओं दोनों पर प्रकाश डालूंगा। विकास पर मार्क्स का दृष्टिकोण। विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण को ऐतिहासिक भौतिकवाद के ढांचे के भीतर समझा जा सकता है, जो मानता है कि सामाजिक विकास उत्पादन के तरीके में बदलाव से प्रेरित होता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास की विशेषता वर्ग संघर्ष है, जहां शासक वर्ग अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। यह शोषण पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का केंद्र है, जहां पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं और सर्वहारा वर्ग को मजदूरी के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। मार्क्स के दृष्टिकोण से पूंजीवाद के तहत विकास विरोधाभासों और संकटों से चिह्नित है। जबकि पूंजीवाद ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को जन्म दिया है, इसके परिणामस्वरूप व्यापक असमानता, अलगाव और अस्थिरता भी हुई है। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से अतिउत्पादन,
अल्पोपभोग और आर्थिक संकट को जन्म देता है, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा लाभ की खोज से मजदूरी कम हो जाती है और श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा मार्क्स ने एकाधिकार और साम्राज्यवाद की ओर अंतर्निहित प्रवृत्ति के लिए पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद कुछ लोगों के हाथों में धन और शक्ति की एकाग्रता की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवादी देशों के भीतर श्रमिकों और उपनिवेशित क्षेत्रों में आबादी दोनों का शोषण होता है। संसाधनों और अवसरों का यह असमान वितरण वैश्विक असमानता को कायम रखता है और वंचित देशों के विकास में बाधा डालता है। मार्क्स के परिप्रेक्ष्य की ताकतें। विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण की एक ताकत पूंजीवाद के संरचनात्मक विरोधाभासों पर जोर देना है। मार्क्स का विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पूंजीवाद व्यवस्था की अंतर्निहित विशेषताओं के रूप में असमानता या विफलता के बजाय असमानता और शोषण उत्पन्न करता है। समाज के आर्थिक आधार पर ध्यान केंद्रित करके मार्क्स विकास और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा विकास पर मार्क्स का दृष्टिकोण इतिहास को आकार देने में वर्ग संघर्ष के महत्व को रेखांकित करता है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच विरोधी संबंधों को उजागर करके मार्क्स पूंजीवादी शोषण को चुनौती देने और अधिक न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करने में श्रमिक वर्ग की एजेंसी पर जोर देते हैं। वर्ग संघर्ष पर यह फोकस सामाजिक न्याय और श्रम अधिकारों के समकालीन मुद्दों को समझने में प्रासंगिक बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद की मार्क्स की आलोचना ने पूंजीवादी आधिपत्य को चुनौती देने और विकास के वैकल्पिक तरीकों की कल्पना करने के उद्देश्य से कई सामाजिक आंदोलनों और सैद्धांतिक रूपरेखाओं को प्रेरित किया है। समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों से लेकर नवोदारवादी वैश्वीकरण की आलोचना तक मार्क्स के विचार आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता पर बहस को सूचित करते रहे हैं। मार्क्स के परिप्रेक्ष्य की सीमाएं। अपनी खूबियों के बावजूद विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण की कई सीमाएं हैं, जिन पर विचार करना जरूरी है। एक आलोचना यह है कि मार्क्स का विश्लेषण अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता की कीमत पर आर्थिक कारकों को प्राथमिकता देता है। हालांकि पूंजीवाद समाज को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, लेकिन यह मानव व्यवहार, पहचान और विचारधारा की जटिलताओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखता है। इसके अलावा इतिहास के बारे में मार्क्स के नियतिवादी दृष्टिकोण को समाजवाद की अनिवार्यता के बारे में उसकी दूरसंचार संबंधी धारणाओं के लिए चुनौती दी गई है। आलोचकों का तर्क है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐतिहासिक घटनाओं की आकस्मिक और आकस्मिक प्रकृति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और विकास के विविध रास्तों की अनदेखी करता है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के फोकस की नस्ल, लिंग और जातीयता जैसे उत्पीड़न के अन्य रूपों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की गई है, जो जटिल तरीकों से वर्ग संबंधों के साथ जुड़ते हैं। विकास पर मार्क्स के दृष्टिकोण की एक और सीमा पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक सीमाओं की सापेक्ष उपेक्षा है। मार्क्स का विश्लेषण मुख्य रूप से पूंजीवादी समाजों के भीतर उत्पादन और वितरण की गतिशीलता पर केंद्रित है। औद्योगिकरण और संसाधन निष्कर्षण के पारिस्थितिक परिणामों पर कम ध्यान देता है। वैश्विक पर्यावरणीय संकट के युग में पारिस्थितिक विचारों को विकास और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में एकीकृत करना आवश्यक है। निष्कर्ष। अंत में विकास पर मार्क्स का दृष्टिकोण पूंजीवादी समाजों के संरचनात्मक विरोधाभासों और वर्ग गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आधुनिकता में असमानता, शोषण और सामाजिक संघर्ष की जड़ों को समझने में उनका विश्लेषण प्रभावशाली बना हुआ है। हालांकि मार्क्स के परिप्रेक्ष्य की भी सीमाएं हैं, जिनमें इसकी आर्थिक नियतिवाद, दूरसंचार संबंधी धारणाएं और गैर आर्थिक कारकों की उपेक्षा शामिल है। आगे बढ़ते हुए
विकास और सामाजिक परिवर्तन की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करने के लिए अन्य सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि को शामिल करते हुए मार्क्स के विचारों के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक है। विकास के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार थे जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रभावित किया। यहाँ हम विश्व प्रणाली विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवमार्क्सवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। नवमार्क्सवादी दृष्टिकोण विशेष रूप से विश्व प्रणाली विश्लेषण, इतिहास और समाज को आर्थिक प्रणालियों के लेंस के माध्यम से देखता है। यह अध्ययन करने से सामने आया कि 1500 के दशक के बाद से यूरोप में पूंजीवाद कैसे विकसित हुआ। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार पूंजीवाद ने एक वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुराने साम्राज्यों और प्रणालियों से सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया। हालांकि इसकी जड़ें यूरोप में हैं, यह प्रणाली पिछली 5 शताब्दियों में दुनिया भर में फैल गई है, जिससे विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। कुछ अन्य मार्क्सवादी विचारों के विपरीत विश्व प्रणाली विश्लेषण से पता चलता है कि यह वैश्विक प्रणाली हमेशा फायदेमंद नहीं होती है और इसमें विभिन्न आर्थिक प्रणालियां शामिल हो सकती हैं। इसका प्रस्ताव है कि अंततः इसे समाजवादी व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इमैनुएल वालरस्टीन, जिन्होंने विश्व प्रणाली विश्लेषण विकसित किया, एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। 1974 में प्रकाशित उनका उल्लेखनीय कार्य द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, आधुनिक आर्थिक प्रणाली की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालता है। उनका तर्क है कि लगभग 1500 के बाद से आर्थिक शक्ति राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व से आगे निकल गई है। वालरस्टीन का सिद्धांत वैश्विक प्रणाली के भीतर कोर, परिधि और अर्धपरिधि क्षेत्रों की पहचान करता है। यह दर्शाता है कि आर्थिक संरचनाएं दुनिया को कैसे आकार देती हैं, जबकि राजनीतिक प्रणालियां अर्थशास्त्र के साथ अंतःक्रिया करती हैं। उनका तर्क है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं पूंजीवाद के भीतर सहअस्तित्व में रह सकती हैं। पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांत के विपरीत, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और राज्यों पर केंद्रित है, विश्व प्रणाली विश्लेषण श्रम, शोषण और असमानता के वैश्विक विभाजन की जांच करता है। यह दावा करता है कि पूंजीवाद राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक स्तर पर संसाधनों, श्रम, उत्पादन और दुनिया भर के बाजारों का उपयोग करता है। कनाडा के विकास को यह देखकर समझा जा सकता है कि यह वैश्विक व्यवस्था में कैसे फिट बैठता है। यूरोपीय विस्तार के कारण यूरोप का पेट भरने के लिए अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने का चलन बढ़ा। फिर फर व्यापार उभरा। कनाडा ने यूरोप के लिए फर उपलब्ध कराया। ये उद्योग यूरोप के बढ़ते उद्योग और उपभोक्ता बाजारों से जुड़े थे, जिससे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग जैसे नए सामाजिक वर्ग तैयार हुए। जैसे जैसे यूरोपियों का उत्तरी अमेरिका में विस्तार हुआ, कई स्वदेशी अर्थव्यवस्थाएं बाधित हो गईं। यूरोपीय कृषि और उद्योग में परिवर्तन के कारण गरीब या विस्थापित यूरोपीय लोगों को उत्तरी अमेरिका में जाना पड़ा। कनाडा ने यूरोप को लकड़ी, खनिज और कृषि उत्पाद जैसे सामान निर्यात किए, जिससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों में पूंजीवाद को बढ़ने में मदद मिली। हालांकि जहां कुछ स्थानों को इन परिवर्तनों से लाभ हुआ, वहीं अन्य को नुकसान हुआ। श्रम के इस वैश्विक विभाजन और दुनिया भर में उत्पादन और बाजारों के विकास से सामाजिक और वर्ग संरचनाओं को आकार मिला। विश्व प्रणाली विश्लेषण में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। इसके मूल में यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे धनी देश शामिल हैं, जो दुनिया के अन्य हिस्सों पर प्रभुत्व रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। इन देशों में अपेक्षाकृत मुक्त श्रम बाजार और अच्छे वेतन वाले कुशल श्रमिक हैं। दूसरी ओर, परिधि गरीब देशों से बनी है, जो मुख्य अर्थव्यवस्थाओं को कच्चा माल निर्यात करते हैं। परिधि में श्रमिकों को अक्सर कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें गुलामी या भुखमरी की धमकी के माध्यम से श्रम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
परिधि को अविकसित रखने से मुख्य देशों को लाभ होता है। अर्धपरिधीय देश मूल और परिधीय विशेषताओं का मिश्रण है, शोषित और शोषक दोनों। उदाहरणों में यूरोप के पुर्तगाल या ग्रीस जैसे गरीब हिस्से और अर्जेंटीना जैसे कुछ बेहतर दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं। लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि श्रम के वैश्विक विभाजन में कोई स्थान कहाँ है। उदाहरण के लिए, मुख्य देशों में परिधीय क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे उत्तरी सस्केचेवान या मैरीटाइम्स के हिस्से, और मुख्य रूप से परिधीय देशों में मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं। विश्व प्रणाली विश्लेषण के निहितार्थ का विस्तार पिछले साम्राज्यों के विपरीत, जिनके पास शासन के मुद्दों के कारण सीमा थी कि वे कितनी दूर तक विस्तार कर सकते थे, पूंजीवादी विश्व व्यवस्था असीमित लगती है, खासकर आज। पिछले 500 वर्षों में यह पूंजीवाद, प्रौद्योगिकी और विज्ञान द्वारा संचालित होकर एक वैश्विक प्रणाली का निर्माण करते हुए लगातार विकसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दायरा सामाजिक संरचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय आधार होता है। किसी भी विश्लेषण को इस वैश्विक पहलू पर विचार करना चाहिए। श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में किसी समूह की स्थिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में उसके स्थान से अधिक मायने रख सकती है। अंतर और असमानता भविष्य में एक समान दुनिया का सुझाव देने वाले सिद्धांतों के विपरीत, विश्व प्रणाली विश्लेषण मूल में प्रगति के साथ साथ चल रही असमानताओं का सुझाव देता है। यह प्रणाली विभिन्न राजनीतिक रूपों और उत्पादन के तरीकों को समायोजित कर सकती है। जबकि पूंजीवाद वैश्विक स्तर पर धन पैदा करता है, यह गरीबी और असमानता का भी कारण बनता है, जिससे दुनिया भर में सत्ता और धन में बदलाव होता है। परिवर्तन का अध्ययन वैश्विक परिवर्तनों को समझने के लिए विश्व प्रणाली विश्लेषण उपयोगी है। उदाहरण के लिए, गरीब देशों से अमीर देशों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवासन वैश्विक विकास के परिणामस्वरूप होता है, जिससे भेजने वाले देशों में पारंपरिक आजीविका प्रभावित होती है और प्राप्त करने वाले देशों में श्रम की जरूरतें पूरी होती हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी कर सकता है और यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी पूंजीवादी ताकतों के प्रति पक्षपाती हो सकता है। चिंतन और क्रिया 7.3 विश्व प्रणाली सिद्धांत का सार क्या है? समकालीन समाज में विकास की खोज में यह कैसे महत्वपूर्ण है? आलोचनात्मक सिद्धांत का अलग अलग लेखकों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। आम तौर पर इसे आधुनिक समाज और उससे जुड़ी हर चीज की आलोचना के रूप में देखा जाता है। इसमें समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कला, संस्कृति और उपभोक्तावाद जैसे विज्ञापन और मीडिया भी शामिल हैं। गिडेंस की स्वयं की दुविधाओं में कुछ विचार, जैसे वाष्पीकृत सु और संशोधित अनुभव का विचार, आलोचनात्मक सिद्धांत के समान है। आलोचनात्मक सिद्धांत महत्वपूर्ण रहता है, खासकर जब संस्कृति को देखते हैं। मार्क्सवाद एक प्रकार का आलोचनात्मक सिद्धांत है क्योंकि यह पूंजीवाद और आधुनिकतावाद की आलोचना करता है। हालांकि सभी मार्क्सवादी सिद्धांत आलोचनात्मक सिद्धांत नहीं हैं। केवल वे ही मायने रखते हैं जो समाज और उसकी संस्थाओं की खामियां उजागर करते हैं। केल्नर का कहना है कि आलोचनात्मक सिद्धांत आधुनिकता को देखता है, इसकी सीमाओं और नकारात्मक प्रभावों की आलोचना करता है, जबकि इसके सकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करता है। आलोचनात्मक सिद्धांत को अक्सर फ्रैंकफर्ट स्कूल से जोड़ा जाता है, जो बेंजामिन, होर्खहाइमर, एडोर्नो, फ्रॉम, मार्क्यूज और बाद में हेबरमास और ऑफे जैसे जर्मन मार्क्सवादी सिद्धांतकारों का एक समूह है। लुकाक्स और कुछ उत्तरी अमेरिकियों जैसे अन्य लोगों को भी आलोचनात्मक सिद्धांतकारों के रूप में देखा जाता है। यह खंड मुख्य रूप से इसी परंपरा पर केंद्रित होगा। नोट: आलोचनात्मक सिद्धांत उत्तराधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न है।
उत्तराधुनिकतावादियों का मानना है कि आधुनिकता खत्म हो गई है और कभी-कभी वे सामाजिक सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। दूसरी ओर, आलोचनात्मक सिद्धांतकार सिद्धांत बनाने में विश्वास करते हैं और अक्सर राजनीति को प्रगति करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, भले ही वे निश्चित न हों कि यह कैसे करना है। उनके पास एक व्यापक सामाजिक सिद्धांत और एक बेहतर दुनिया की दृष्टि होती है, जबकि उत्तराधुनिकतावादी एकल व्यापक सिद्धांत के विचार को अस्वीकार करते हैं। पृष्ठभूमि की जानकारी। जब हम सामाजिक सिद्धांत में आलोचनात्मक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में सोचते हैं। यह स्कूल 1923 में एक अमीर जर्मन अनाज विक्रेता के पैसे की बदौलत शुरू हुआ। यह जर्मनी में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय का हिस्सा था। जर्मन विश्वविद्यालय काफी पारंपरिक हुआ करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीजें बदल गईं। नए विचार सामने आने लगे, विशेषकर तमाम राजनीतिक अराजकता के साथ। कई मार्क्सवादियों का मानना था कि रूसी क्रांति के बाद जर्मनी समाजवादी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मार्क्सवाद को पसंद करने वाले कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि भले ही परिस्थितियां समाजवाद के लिए सही थी, श्रमिक वास्तव में पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और समाजवाद को साकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा जैसे लोगों के पास इसके लिए सही मानसिकता नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े राजनीतिक परिवर्तनों को संभव बनाने के लिए चेतना, संस्कृति, विचारधारा और समाजवाद जैसी चीजों के बारे में सोचा। स्कूल ने जर्मनी में अपना काम शुरू किया और 1933 तक चला, जब नाजियों ने सत्ता संभाली। तब मार्क्यूस की तरह अधिकांश सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जबकि कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी वापस चले गए। न्यूयॉर्क शहर में स्कूल कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़ गया और तभी लोगों ने इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद यह जर्मनी वापस चला गया और अभी भी वहां काम करता है। जब होर्खहाइमर और एडोर्नो की मृत्यु हो गई, तो जर्गेन हेबरमास मुख्य आलोचनात्मक सिद्धांतकार बन गए और वह अब भी हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आंकड़े और उनकी अवधि दी गई है। वाल्टर बेंजामिन 1892 से 1940, मैक्स होर्खहाइमर 1895 से 1973, थियोडोर एडोर्नो 1903 से 1969, एरिच फ्रॉम 1900 से 1980, हर्बर्ट मार्क्यूज 1898 से 1979, जर्गेन हेबरमास 1929। अब आइए देखें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है और यह मार्क्सवादी विचारों से कैसे जुड़ा है। भौतिकवाद और आदर्शवाद। आलोचनात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से एक यूरोपीय सामाजिक सिद्धांत है, जो मार्क्स और वेबर जैसे जर्मन विचारकों से प्रभावित है और फासीवाद जैसे अनुभवों से आकार लेता है। यह आधुनिक पूंजीवाद में परिवर्तन से भी प्रभावित है। सबसे पहले, आलोचनात्मक सिद्धांत अर्थशास्त्र के बारे में मार्क्स के विचारों पर केंद्रित था और समाजवाद का समर्थक था। इसका मानना था कि समाज अपनी आर्थिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है और सामाजिक सिद्धांत का काम यह अध्ययन करना है कि व्यवस्था में परिवर्तन लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत यह पता लगाता है कि चेतना, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्य और नागरिक सभी कैसे जुड़े हुए हैं। यह आर्थिक कारकों और व्यक्तियों के मनोविज्ञान दोनों पर विचार करता है, जिसे अब हम एजेंसी संरचना मुद्दे कहते हैं, उसका समाधान करता है। लेकिन यह अर्थशास्त्र या चेतना को दूसरे के एकमात्र निर्धारक के रूप में नहीं देखता है। इसके बजाय यह संस्कृति, कानून, नैतिकता, फैशन, जनमत, खेल, जीवन शैली और अवकाश को देखता है, जो पहले मार्क्सवादी विश्लेषण का हिस्सा नहीं था।
मार्क्स और बाद के आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने मानव रचनात्मकता को महत्व दिया, जिसे अक्सर कला और श्रम के माध्यम से देखा जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने विशेष रूप से अपने विश्लेषण में कला और सौंदर्य शास्त्र पर जोर दिया। सुपरडिसिप्लिनरी आलोचनात्मक सिद्धांतकार मार्क्सवाद की आलोचना तब करते हैं जब वह भौतिकवाद या नियतिवाद पर अत्यधिक केंद्रित होता है। वे प्रत्यक्षवाद जैसी दर्शनशास्त्र की शाखाओं और उससे जुड़ी वैज्ञानिक पद्धतियों के आलोचक हैं। वे पर्याप्त आलोचनात्मक न होने और केवल आंशिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी दोष पाते हैं। वे सामाजिक विज्ञान के लिए उच्च मानक स्थापित करते हैं, भले ही उन्हें स्वयं उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़े। प्रारंभ में वे यह समझना चाहते थे कि श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना क्यों विकसित नहीं हुई। इसलिए उन्होंने जर्मनी में सफेदपोश श्रमिकों पर उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में जानने के लिए एक अध्ययन किया। इसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विचारों के साथ जोड़ा। अध्ययन में पाया गया कि जर्मन श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी क्षमता अपेक्षा से कम थी। हालांकि श्रमिक फांसीवाद का विरोध कर सकते थे, लेकिन समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक बलिदान देने की संभावना नहीं थी। हालांकि इस दृष्टिकोण से दिलचस्प निष्कर्ष निकले, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह पारंपरिक सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण से कितना अलग था। कमोडिटी एक्सचेंज इस विचार से शुरुआत करते हुए कि वस्तुएं और उनका उत्पादन पूंजीवादी समाज के मुख्य पहलू हैं, उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी बाजार संबंध और मूल्य जीवन के अधिक से अधिक हिस्सों में फैल रहे थे। पूंजीवादी समाज में लोगों के एक दूसरे से संबंधित होने का मुख्य जरिया आदान प्रदान होता जा रहा था। इससे पुनःकरण हुआ, जिसका अर्थ है मनुष्य, संस्कृति, प्रकृति और बाकी सभी चीजों को वस्तुओं में बदलना, जिनका मुख्य मूल्य विनिमय पर आधारित है। उक्त 53 व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों के बजाय विनिमय संबंध लोगों के बातचीत करने के तरीके पर हावी होने लगे। मार्क्स ने इसका अवलोकन किया, लेकिन आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने इस विचार को और विकसित किया। उन्होंने देखा कि 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद ने समाज के कई क्षेत्रों में इस प्रभाव का विस्तार किया जो पहले विनिमय संबंधों से अप्रभावित थे। उनका मानना था कि जीवन के व्यक्तिगत पहलू जैसे प्यार, दोस्ती और परिवार भी आदान प्रदान में बदल रहे हैं। उपभोग को भी इन ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिससे एकरूपता और समानता बढ़ रही थी। वे समाज में वैयक्तिकता और विशिष्टता की बढ़ती कमी के बारे में चिंतित थे, जिसने अंतर्निहित तनावों और विरोधाभासों को सार्वजनिक रूप से नोटिस करने और संबोधित करने से रोक दिया था। कैलहोन 2002 उन्होंने इन ताकतों को वैयक्तिकता को दबाने और समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता की भावना पैदा करने के रूप में देखा। पूंजीवाद का यह पहलू 1920 और 30 के दशक की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट हो गया है, जो आज की अर्थव्यवस्था, मीडिया और समाज को प्रभावित कर रहा है। उपभोक्ता और मीडिया पूंजीवाद अब उपभोक्ता समाज और सामान्य रूप से जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसलिए समकालीन समाज का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण इन महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों द्वारा विकसित विचारों से लाभ उठा सकता है। नियंत्रित समाज राजनीति और समाज के अध्ययन में एक प्रमुख विचार नियंत्रित समाज की अवधारणा है। वेबर ने सुझाव दिया कि पश्चिमी समाज में तर्कसंगता और युक्तिकरण तेजी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं। वेबर ने तर्क दिया कि पारंपरिक या करिश्माई ताकतों के बजाय गणना, सावधानीपूर्वक निर्णय लेने और संगठित सामाजिक कार्रवाई जैसी चीजें अधिक प्रभावी होती जा रही हैं। ये विचार अर्थशास्त्र, व्यापार और औपचारिक संगठनों में सबसे अधिक स्पष्ट थे, लेकिन वेबर ने कहा कि उन्होंने राजनीति, शिक्षा और कला को भी प्रभावित किया। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने नौकरशाही और युक्तिकरण के बारे में वेबर के विचारों को आधार बनाया और उन्हें
व्यापार और वस्तुकरण के बारे में मार्क्स के विचारों से जोड़ा। जबकि मार्क्स ने मुख्य रूप से अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया, आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने व्यापार और नियंत्रित समाज के विचारों को मिलाकर राजनीति और समाज को भी देखा। उनका मानना था कि पूंजीवाद और उससे जुड़ा समाज सर्वव्यापी प्रणालियां हैं जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। लोग खुद को कैसे देखते हैं से लेकर शिक्षा तक दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। उन्होंने सोचा कि ये नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं व्यक्तित्व और विशिष्टता को नष्ट कर रही हैं। इसका एक तरीका यह था कि आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि पूंजीवाद मुक्त और अनियमित बाजारों से राज्य नियंत्रित पूंजीवाद के रूप में बदल गया है। जबकि मार्क्स और अन्य लोगों ने इस पर संकेत दिया था, उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि राज्य अर्थव्यवस्था में कितना शामिल होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े एक अर्थशास्त्री फ्रेडरिक पोलक ने राज्य पूंजीवाद के एक मॉडल का वर्णन किया जहां राज्य धन और ऋण को नियंत्रित करता है और उत्पादन और कीमतों की देखरेख करता है। साथ ही प्रबंधन स्वामित्व से अलग है। हालांकि इन आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने राज्य की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया होगा और यह कम आंका होगा कि एक आर्थिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद कितना जीवंत हो सकता है। लेकिन उनके सिद्धांतों ने हमें पूंजीवाद और इसके परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह राजनीति के बारे में भी है और इसके कई हिस्से नियंत्रित हैं। समाजों का समग्रीकरण। आलोचनात्मक सिद्धांत का एक बड़ा हिस्सा कुल नियंत्रण और उन ताकतों की आलोचना करने की बात करता है जो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने हमेशा किसी भी प्रकार के संपूर्ण नियंत्रण का विरोध किया, जैसे कि फासीवादी जर्मनी या सोवियत संघ में जहां हर चीज पर कड़ा नियंत्रण था। यहाँ उनके तर्क समझ में आते हैं क्योंकि नाजी जर्मनी और सोवियत संघ में सरकार के पास बहुत अधिक शक्ति थी और वह जीवन के कई हिस्सों को नियंत्रित करती थी। संपूर्ण नियंत्रण का अर्थ कोई भी प्रणाली हो सकती है जो समाज के कई या सभी हिस्सों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। चूंकि आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने फासीवादी सरकारों का अनुभव किया और उनसे प्रभावित थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इस तरह की प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया। वे इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे और बाद में जब उन्होंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से देखा तो उन्हें इसके बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने फासीवाद को एक नए प्रकार के पूंजीवाद के रूप में देखा, जहां सरकार ने वही भूमिकाएं निभाईं जो व्यवसायों द्वारा की जाती थी। उन्होंने इसे पूंजीवाद के सामने आने वाली समस्याओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। यह बड़े व्यवसाय और हर चीज को नियंत्रित करने वाली सरकार का मिश्रण था, जिसने दुनिया पर कब्जा करने का खतरा पैदा कर दिया था। हालांकि उनका विश्लेषण दिलचस्प था, लेकिन पूंजीवाद के बारे में उनकी भविष्यवाणी गलत निकली। पूंजीवाद बदल गया, लेकिन उसके पास अब भी हर चीज को नियंत्रित करने का एक तरीका था, बस एक अलग तरीके से। लेकिन फासीवाद के साथ उनके अनुभव ने उनके बाद के विश्लेषण को आकार देने में मदद की। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि इस तरह की प्रणालियां कैसे उत्पादन को कुशल बनाती हैं, लेकिन अन्य विकल्पों और बहस को सीमित करती हैं। मार्क्यूस के लेखन से पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इन विचारों को उन समाजों पर लागू होते देखा जो अधिक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र लगते हैं। चर्चा का दूसरा भाग यह है कि राजनीति और अर्थशास्त्र कैसे संबंधित है। मार्क्सवादी आमतौर पर कहते थे कि राजनीति उन अमीर लोगों के हितों की पूर्ति करती है जिनके पास व्यवसाय हैं। लेकिन कुछ आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि कभी-कभी राजनीति अधिक महत्वपूर्ण होती है और एक नियंत्रित समाज में सरकार के हित आर्थिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने यह भी देखा कि फासीवाद कुछ संस्कृतियों में क्यों विकसित हुआ, खासकर लोग परिवार और सत्ता को कैसे देखते हैं। यह मार्क्सवादियों के लिए एक नया दृष्टिकोण था
और एरिच फ्रॉम जैसे विचारकों ने फ्राइडियन और अन्य मनोविश्लेषणात्मक विचारों को सामाजिक सिद्धांत के साथ मिला दिया। व्यक्तित्व और मानव स्वभाव के संबंध में फ्रैंकफर्ट सिद्धांतकारों का मानना था कि मानव स्वभाव उस समय के अनुसार आकार लेता है जिसमें हम रहते हैं, जबकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से रचनात्मक है। पूंजीवाद के तहत कुछ स्थितियां इस रचनात्मकता को दबा देती हैं, जिससे वे जीवन के प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय पहलुओं की तरह प्रतीत होते हैं। वे पूर्ण व्यक्तिगत चेतना और पहचान के ज्ञानोदय युग के विचार से असहमत थे, जिसमें व्यक्तिगत व्यक्तिपरकता और रिश्तों पर जोर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मपहचान एक निश्चित पहचान से परे कई रूप ले सकती है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने और अनुरूपता को रोकने के लिए समाज को व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से विभिन्न विचारों और स्थितियों का पता लगाने की अनुमति देने की आवश्यकता है, लेकिन तेजी से समाज की एकरूपता इस स्वतंत्रता को बाधित करती है। कैलहॉन का कहना है कि आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि खुश रहने के लिए कुछ मानवीय गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे दूसरों से जुड़ाव महसूस करना और सहानुभूतिपूर्ण होना। लोग जिस समाज में रहते हैं उसके आधार पर ये लक्षण अलग अलग तरह से विकसित होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी सोच में आलोचनात्मक होना स्वाभाविक है, लेकिन आधुनिक समाज इसे दबाने की कोशिश करते हैं। एरिच फ्रॉम ने कहा कि पूंजीवाद हमारे प्राकृतिक मानवीय गुणों को बिगाड़ देता है। उन्होंने अध्ययन किया कि व्यक्ति, परिवार, दमन, अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। फ्रॉम ने फ्रायड और मार्क्स के विचारों को मिश्रित करते हुए कहा कि हमारे व्यवहार बुनियादी प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, लेकिन समाज उन्हें आकार देता है। उनका मानना था कि मनोविश्लेषण यह उजागर कर सकता है कि धर्म, रीति रिवाजों, राजनीति और शिक्षा पर समाज के प्रभाव के कारण हम अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। इसलिए उन्होंने मानव व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक और आर्थिक विचारों का विलय किया। फ्रॉम के लिए पूंजीवादी समाज में मूल परिवार व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति एक परिवार में बड़ा होता है और परिवार बच्चे पर समाज के एक विशिष्ट हिस्से को आकार देता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है कि समाज अपनी वर्ग संरचना को कैसे कायम रखता है और लोगों में अपनी मान्यताओं और प्रथाओं को स्थापित करता है। जबकि अलग अलग समाजों में पले-बढ़े लोगों का विकास अलग अलग होता है, आधुनिक जीवन के प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं। इन स्थितियों में व्यक्तियों में विनम्र होना और शक्तिहीन महसूस करना जैसे व्यवहार घर कर जाते हैं। मार्क्स के विचारों के विपरीत आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने कला और संस्कृति के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया, न कि केवल अर्थशास्त्र पर आधारित सांस्कृतिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। इसके बजाय उन्होंने संस्कृति की आलोचना के रूप में ज्ञानोदय की अवधारणा का उपयोग किया। केलनर 1989-121 बताते हैं कि उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति, जो कभी सुंदरता और सच्चाई का आश्रय स्थल थी, अब युक्तिकरण, मानकीकरण और अनुरूपता की प्रवृत्ति से प्रभावित हो रही थी। उन्होंने इसे वाद्य तर्कसंगता के तेजी से हावी होने और जीवन के अधिक पहलुओं को व्यवस्थित करने के परिणामस्वरूप देखा। जबकि संस्कृति एक समय व्यक्तित्व का पोषण करती थी, अब यह अनुरूपता को बढ़ावा दे रही थी और संपूर्ण रूप से प्रशासित समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो व्यक्ति के अंत की ओर ले जा रही थी। अधिकतर आलोचनात्मक सिद्धांतवादी कहे जाने वाले कुछ स्मार्ट लोगों ने फिल्मों और संगीत जैसी चीजों की आलोचना की, जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं। जैसे एडोर्नो ने कहा कि लोकप्रिय संगीत एक उत्पाद की तरह है, वास्तव में रचनात्मक या विशेष नहीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने सोचा कि जैज स्वतःस्फूर्त नहीं था, बल्कि इसे फैशन ट्रेंड की तरह योजनाबद्ध किया गया था। उन्हें फैसी कला और संगीत आम लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली चीजों से बेहतर पसंद था, जो मुझे थोड़ा दंभपूर्ण लगता है।
लेकिन एक अन्य व्यक्ति, वाल्टर बेंजामिन, सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उच्च संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति इतनी भिन्न नहीं है। बेंजामिन की रुचि इस बात में थी कि मशीनों द्वारा कला की नकल कैसे की जा सकती है, जो उस समय नई थी। उन्होंने सोचा कि इससे कला सभी के लिए अधिक उपलब्ध हो सकती है और फैंसी अनुष्ठानों से कम बंधी हो सकती है। उन्होंने इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखा क्योंकि अधिक लोग कला देख सकते थे और यह उन्हें राजनीति के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता था। उन्होंने विशेष रूप से सोचा कि फिल्में महत्वपूर्ण थी, सिमेल की तरह। चिंतन और क्रिया 7.3 विकास पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के मूल्यांकन में आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख योगदान की व्याख्या करें। शीर्षक: विकास पर आलोचनात्मक सिद्धांत और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिच्छेदन, एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट में निहित आलोचनात्मक सिद्धांत ने सामाजिक संरचनाओं, शक्ति, गतिशीलता और परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को काफी समृद्ध किया है। जब विकास पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए लागू किया जाता है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत विश्लेषण की जटिल परतों का खुलासा करता है जो आर्थिक नियतिवाद से परे जाते हैं। यह निबंध विकास पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रमुख योगदान पर प्रकाश डालता है। यह पता लगाता है कि यह कैसे सामाजिक परिवर्तन की हमारी समझ का विस्तार करता है और पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है। आलोचनात्मक सिद्धांत और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझना। रूढ़िवादी मार्क्सवाद और प्रत्यक्षवादी सामाजिक विज्ञान की कमियों की प्रतिक्रिया के रूप में आलोचनात्मक सिद्धांत 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर मध्य तक उभरा। मैक्स होर्खाइमर, थियोडोर एडोर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे विचारकों के नेतृत्व में आलोचनात्मक सिद्धांत ने पारंपरिक मार्क्सवादी विश्लेषण की सीमाओं को पार करने की कोशिश की, जो अक्सर सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में केवल आर्थिक कारकों पर केंद्रित होता था। इसके बजाय आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने सामाजिक वास्तविकता को आकार देने में संस्कृति, विचारधारा और व्यक्तिपरक अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। दूसरी ओर, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के कार्यों से उत्पन्न होता है, जो मुख्य रूप से पूंजीवाद की आलोचना और सामाजिक मुक्ति की खोज पर केंद्रित है। मार्क्सवादी विश्लेषण के केंद्र में ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और आधार, आर्थिक संरचना और अधिरचना, विचारधारा, संस्कृति, राजनीति के बीच द्वंद्वात्मक संबंध की समझ है। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवादी समाजों के भीतर शोषण और अलगाव के तंत्र में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, आलोचनात्मक सिद्धांत सत्ता संबंधों की जटिलताओं और उत्पीड़न की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करके इस परिप्रेक्ष्य को समृद्ध करता है। आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख योगदान। विचारधारा की आलोचना। आलोचनात्मक सिद्धांत यथास्थिति बनाए रखने और असमानताओं को कायम रखने में विचारधारा की भूमिका पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी विश्लेषण शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में विचारधारा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। लुईस अल्थुसर और एंटोनियो ग्रामसी जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार इसके पुनरुत्पादन और वर्चस्व के तंत्र में गहराई से उतरते हैं। अल्थुसर की वैचारिक राज्य तंत्र की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा, मीडिया और धर्म जैसी संस्थाएं पूंजीवादी हितों को बनाए रखने के लिए आधिपत्यवादी विचारधाराओं का प्रसार कैसे करती हैं। ग्रामशी की सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा उन सूक्ष्म तरीकों को और अधिक रेखांकित करती है जिनसे शासक अभिजात वर्ग समाज की सामूहिक चेतना को आकार देकर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। सत्ता के वैचारिक आयामों की जांच करके आलोचनात्मक सिद्धांत आर्थिक नियतिवाद से परे मार्क्सवादी विश्लेषण का विस्तार करता है, विकास प्रक्रियाओं को आकार देने में सांस्कृतिक और वैचारिक आधिपत्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। सांस्कृतिक उत्पादन और उपभोग को समझना।
आलोचनात्मक सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण योगदान पूंजीवादी समाजों के भीतर सांस्कृतिक उत्पादन और उपभोग के विश्लेषण में निहित है। थियोडोर एडोर्नो और वाल्टर बेंजामिन के कार्यों के आधार पर आलोचनात्मक सिद्धांतकार स्पष्ट करते हैं कि कैसे जनसंचार माध्यम, लोकप्रिय संस्कृति और उपभोक्तावाद सामाजिक नियंत्रण और वस्तुकरण के साधन के रूप में काम करते हैं। एडोर्नो की संस्कृति उद्योग की अवधारणा मास मीडिया और मनोरंजन के समरूप प्रभावों का खुलासा करती है, जो सांस्कृतिक रूपों को मानकीकृत करती है और जनता के बीच झूठी जरूरतों को कायम रखती है। बेंजामिन की आभा की धारणा यांत्रिक पुनरुत्पादन के युग में प्रामाणिकता और आभा के नुकसान पर प्रकाश डालती है, जहां सांस्कृतिक कलाकृतियां अपने मूल अर्थों से अलग होकर वस्तु बन जाती हैं। पूंजीवाद के सांस्कृतिक तंत्र का विच्छेदन करके आलोचनात्मक सिद्धांत यह बताकर मार्क्सवादी विश्लेषण को पूरक बनाता है कि कैसे सांस्कृतिक आधिपत्य और उपभोक्तावादी विचारधारा विकास कथाओं और प्रथाओं को आकार देती है। वर्ग की धारणा का विस्तार। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत मुख्य रूप से आर्थिक वर्ग संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, आलोचनात्मक सिद्धांत वर्ग की समझ को उसके विशुद्ध आर्थिक आयामों से परे विस्तारित करता है। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर निर्माण करते हुए पियरे बॉर्डियू और मिशेल फौकॉल जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों ने सामाजिक स्तरीकरण और शक्ति गतिशीलता के नए रूप पेश किए। बॉर्डियू का सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कैसे शिक्षा, स्वाद और सांस्कृतिक ज्ञान जैसे प्रतीकात्मक संसाधन सामाजिक असमानताओं को कायम रखते हैं और वर्ग भेद को पुनः उत्पन्न करते हैं। फौकॉल की अनुशासनात्मक शक्ति की अवधारणा जेलों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे संस्थानों में अंतर्निहित निगरानी और नियंत्रण के तंत्र का खुलासा करती है, जो व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करती है और शक्ति अंतर को मजबूत करती है। इन अंतर्दृष्टियों को शामिल करके आलोचनात्मक सिद्धांत उत्पीड़न की अंतर्संबंधता और जाति, लिंग और कामुकता सहित वर्ग से परे सामाजिक पहचान की बहुलता को पहचान कर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समृद्ध करता है। मुक्तिदायक क्षमता और व्यवहार। पूंजीवादी समाज के प्रति अपने आलोचनात्मक रुख के बावजूद आलोचनात्मक सिद्धांत परिवर्तनकारी व्यवहार और मुक्तिदायक राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखता है। पारंपरिक मार्क्सवाद के विपरीत, जो अक्सर समाजवाद की ओर एक दूरसंचार प्रगति की कल्पना करता था, आलोचनात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक चिंतनशील और खुले दृष्टिकोण को अपनाता है। जुर्गन हैबरमास का संचारी कार्रवाई का सिद्धांत सामूहिक मुक्ति प्राप्त करने में तर्कसंगत प्रवचन और लोकतांत्रिक विचार विमर्श के महत्व पर जोर देता है। हर्बर्ट मार्क्यूस की दमनकारी डिसब्लिमेशन की धारणा दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और वैकल्पिक भविष्य की कल्पना करने में कला, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी की विध्वंसक क्षमता पर प्रकाश डालती है। व्यक्तियों की एजेंसी और जमीनी स्तर पर लामबंदी के महत्व को सामने रखकर आलोचनात्मक सिद्धांत प्रतिरोध और सामाजिक आंदोलनों की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है, जो अभ्यासोन्मुख आलोचना और यूटोपियन कल्पना पर जोर देकर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समृद्ध करता है। निष्कर्ष में आलोचनात्मक सिद्धांत आर्थिक नियतिवाद और वर्ग न्यूनतावाद से परे विश्लेषणात्मक ढांचे का विस्तार करके विकास पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शक्ति के वैचारिक आयामों की जांच करके, सांस्कृतिक उत्पादन और उपभोग का विश्लेषण करके, वर्ग की धारणा को व्यापक बनाकर और मुक्तिप्रद व्यवहार पर जोर देकर आलोचनात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की हमारी समझ को समृद्ध करता है और विकास के पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है। अपने अंतःविषय दृष्टिकोण और आलोचनात्मक प्रतिबिंब के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से आलोचनात्मक सिद्धांत विकास के अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत रूपों की कल्पना करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो पूंजीवादी संचय पर मानव उत्कर्ष को प्राथमिकता देता है। निष्कर्ष। इस खंड में मार्क्स के अनुसार विकास के मुख्य विचार के बारे में बात की गई है।
मार्क्स ने यह समझाने की कोशिश की है कि समाज विभिन्न चरणों के माध्यम से कैसे प्रगति करता है। आदिवासी, एशियाई, प्राचीन, सामंती और पूंजीवादी। वह संघर्ष को, जो समाज में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, विकास के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है। मार्क्स का मानना है कि सामाजिक वर्ग इस संघर्ष में प्रमुख खिलाड़ी हैं। हमने इस इकाई में कार्ल मार्क्स द्वारा उल्लिखित विकास के इन सभी पहलुओं को शामिल किया है। हमने मार्क्स की योजनाओं और विचारों के साथ साथ उनकी सोच की सीमाओं पर भी गौर किया है। इसके अतिरिक्त हमने मार्क्स से प्रभावित विकास के नए दृष्टिकोणों पर चर्चा की है, जैसे निर्भरता सिद्धांत और आलोचनात्मक सिद्धांत।